नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय भूगोल पर ये हम लोग का 11वां सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत की नदियों पर आधारित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो की नोटिफिकेशन और करंट न्यूज इवेंट के लिए आप मुझे दिए हुए ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्निंग बुक को और बड़ा बनाइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी मपसा तुंग हिमानी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। शेषनाग झील इज राइट आंसर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकली है? ऐसी नदी का नाम बताना जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकली है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। और बाकी जो तीन नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, मतलब इनका जो उद्गम क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार में हुआ है। और जो यमुना है इसका जो उद्गम क्षेत्र है अपना उत्तर भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वतों श्रेणियों के बीच बहती है? मतलब इन पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में ऐसी नदी का नाम बताना है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। तो ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। नर्मदा इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गोमती। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं कोसी, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए काफी कुख्यात है। यह बिहार में बहती है नेपाल से होते हुए। और बिहार का इसे शोक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी हुगली। तो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं हुगली, तो आप लोग बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सिंधु। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ सिंधु के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपका शेषनाग झील से हुआ है। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। और यह नदी पंजाब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए नर्मदा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने एक प्रश्न में पूछा था कि कौन सी नदी है इसमें जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है। तो वो दो पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तथा विंध्य पर्वत श्रृंखला। और इन दोनों के मध्य से होकर आपकी नर्मदा नदी बहती है, जो कि पश्चिमी वाहिनी नदी है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और दोस्तों, एक बार क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, पश्चिम दिशा पश्चिमी घाट की तरफ या पश्चिमी अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी नर्मदा नदी है। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? ऐसी नदी की पहचान करनी है जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों, ऑप्शन से साफ साफ पता चल रहा है कावेरी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और डी भी यमुना भी गंगा में समर्पित होकर विसर्जित होकर अपना जल
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सतपुड़ा और विंध्य श्रेणियों के मध्य से होकर बहने वाली नर्मदा अरब सागर में अपना जल गिराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मिलाम हिमनद, ऑप्शन बी सियाचिन हिमनद, ऑप्शन सी गोमुख हिमानी, ऑप्शन डी यमुनोत्री हिमानी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं मिलाम हिमनद, तो आप लोग बिल्कुल सही है। शारदा नदी का उद्गम स्थल मिलाम हिमनद में है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी नर्मदा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में नर्मदा का नाम लिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा, और ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य होकर बहती हुई अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन ए चार ऑप्शन आपके सामने, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग बताने का प्रयास करिए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी बिल्कुल सही है। महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी ऑप्शन सही है। और लूनी, नर्मदा, तापी ये गलत है। ये सब अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न। भारत का जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? अमूमन कई एग्जामों में कई बार रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं दामोदर, तो आप लोग बिल्कुल सही है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और भारत में ही उद्गमित होने वाली और भारत में ही विसर्जित होने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कई बार क्वेश्चन सिंपल थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाता है। जैसे कि भारत में उद्गमित होने वाली और भारत में ही के सागर में अपना जल विसर्जित करने वाली नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो मैक्सिमम लोग गंगा नदी के साथ जाएंगे, लेकिन उस समय आंसर आपका गोदावरी होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ऐसी नदी का पहचान करना जो यमुना नदी में नहीं मिलती, यानी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि यमुना नदी की। बाकी जो तीनों नदियां ये यमुना नदी की सहायक नदी है, और जो सोन नदी है ये आपके बिहार में गंगा नदी में मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी नंदाकिनी, ऑप्शन डी धौली गंगा। अलकनंदा के साथ नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं मंदाकिनी, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। मंदाकिनी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी तवी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ तवी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। बाकी रवि, व्यास, चेनाब आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थल आपके चीन में, तिब्बत में पड़ता है, जो कि अब चीन का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी भी राइट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं सही है, तो ये भी सही मानेंगे। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सिंधु नदी का उद्गम होता है ऑप्शन ए हिंदू कुश पर्वतमाला में, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला में से, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला से, ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला से। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। और ये भी आपका चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में पड़ेगा, मतलब तिब्बत पर अधिकार है चाइना का। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करके हथिया लिया था। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विष्णुप्रिया, ऑप्शन बी शिवनंदिनी, ऑप्शन सी नारायणी, ऑप्शन डी बड़ी गंडक। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं नारायणी, तो आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं महानदी, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। महानदी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन बी डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है? एमपीपीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं घग्गर, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। घग्गर नदी अपोहन अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी कारो। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं सोन नदी, तो आप लोग बिल्कुल सही है। सोन नदी गंगा नदी में मिलती है दाहिने तट पर, और जो कि बिहार में जाके गंगा नदी से मिलती है, और इसका उद्गम स्थल आपके अमरकंटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी पिंडर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं काली नदी, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। निम्न में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? आपको पहचान करना कौन सी सहायक नदी, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करिए। ऑप्शन ए दिबांग, ऑप्शन दो कोमुंग, ऑप्शन थ्री लोहित। इन तीनों नदियों में कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आपको बताना है। और नीचे कूट दिया हुआ है। एक ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ 1 2 3 जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है। दिबांग, कमेंग, लोहित ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी यमुना के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं यमुना, तो आप लोग बिल्कुल सही है। केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी के लेकर विवाद है उस नदी का नाम बताइए। ऑप्शन ए तिस्ता, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी को लेकर विवाद है, तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है। तिस्ता इज ए राइट आंसर। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।